जो सूरज का तेज बढ़ा दे ऐसा कोई सम्मान नहीं। वो सब कुछ दे के चले गए पर रत्ती भर अभिमान नहीं। क्या आकेगा आज जमाना उस नेता के कामों को जो अंग्रेजों को सुना गया आजाद हिंद के तरानों को। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के उस फ्रीडम फाइटर के बारे में जिसने इस देश को सब कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक के क्रेडिट भी नहीं। क्योंकि 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक शहर यानी कि कटक के एक समृद्ध परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते तो कैम्ब्रिज में मिली हायर एजुकेशन और ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम में मिली 4th रैंक की बदौलत कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करके एक आराम वाली जिंदगी जी सकते थे। लेकिन जिस इंसान के आदर्श भगवत गीता से आए और जिसके दिल में स्वामी विवेकानंद और उनका वासुदेव कुटुंबकम वाला ज्ञान बसता हो, वो इंसान अपने देश और अपने देश के लोगों की हो रही दुर्दशा के ऊपर आंख बंद करके एक आराम वाली जिंदगी कैसे जी सकता था। और इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसने सुभाष चंद्र बोस को ना सिर्फ अंदर तक झंझोर के रख दिया बल्कि असल में यही वो पॉइंट है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने वाले रास्ते पे चलना शुरू किया। क्योंकि इसके बाद यानी कि 23 अप्रैल 1921 को जब सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के मकसद से ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज वाले अपने सुनहरे भविष्य को पीछे छोड़ के ब्रिटेन से भारत लौटे तो उससे पहले उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखते हुए से ये कहा कि अगर हम लोगों को हमारे देश के लोगों में देश के लिए सम्मान, प्यार और आग पैदा करनी है तो उसके लिए कुर्बानियों बलिदान देश में रह के देना पड़ेगा। जो कि सचमुच सुभाष चंद्र बोस ने दिया भी। क्योंकि साल 1921 में ब्रिटेन से भारत लौटने के बाद अपनी काबिलियत, जवाबदारी, प्रभाव और लीडरशिप क्वालिटी के दम पे साल 1938 आते आते वैसे तो सुभाष चंद्र बोस भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी और टेक्निकली एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। और यहाँ अगर वो चाहते तो लोगों की हाँ में हाँ मिला के खुद को महान बताने वाले रास्ते पे चलते हुए अपनी औलादों और उनकी औलादों के लिए भी जन्म जन्म तक फोकट का खाने की व्यवस्था कर सकते थे, जैसे कि कुछ लोगों ने की भी। क्योंकि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने उस वक्त भारत के अंदर महात्मा गांधी के बाद अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा पॉपुलर था और अगर किसी इंसान के ऊपर भारत के लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के गोल्डन चांस को भुनाने की जगह भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के मकसद से मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों की तरह भीख में आजादी मिलने का इंतजार करने के बजाय सुभाष चंद्र बोस ने पूरे स्वाभिमान के साथ अंग्रेजों से आजादी छीनने का फैसला लिया। और अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान ही था जिसकी वजह से उस वक्त महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में ना सिर्फ डिस्प्यूट क्रिएट हुए बल्कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए भी कह दिया। अब क्या क्यों, कैसे और कौन गलत था और कौन सही, इस बात को लेकर मैं गांधी जी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ने के लिए बोला, इस वजह से फुल पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी को ना सिर्फ लात मार दी बल्कि अंग्रेजों की फाइल निपटाने के मकसद से भारत की खुद की एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाने की बात करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों के लिए लड़ने की जगह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। और यहाँ से शुरू होती है भारत को आजादी दिलाने की वो लड़ाई जिसका क्रेडिट लिए आज कुछ लोग, चलो छोड़ो क्या कमेंट करना, वैसे भी रोशनी देता है। इस तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत बल्ब को लगती है, सूरज को नहीं। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की क्योंकि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आई साल 1943 में। लेकिन आजाद हिंद फौज या फिर यूं कहूं कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इसके तकरीबन 1 साल पहले यानी कि साल 1942 में ही हो चुकी थी। क्योंकि साल 1942 में जापान के राजा के साथ कोलैबोरेशन करते हुए भारत के नेशनलिस्ट लीडर्स ने मोहन सिंह जी की कमान में न सिर्फ आजाद हिंद फौज की स्थापना की बल्कि उस वक्त यह आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी शुरू कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि आजाद हिंद फौज की लीडरशिप और जापानीज आर्मी की लीडरशिप के बीच डिस्प्यूट्स चल रहे थे, इस वजह से उस वक्त आजाद हिंद फौज को कोई विशेष कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन साल 1943 में उस वक्त सब कुछ बदल गया जब आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई। बट इसके बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे। अभी हम लोग कहानी को लेके चलते हैं उस जगह जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के साथ चल रहे डिस्प्यूट्स की वजह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ा। वैसे यहाँ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि भले ही उस वक्त महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच डिस्प्यूट्स थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ना तो कभी डिसरिस्पेक्ट किया और ना ही कभी उनकी आलोचना की। इनफैक्ट एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने महात्मा
महात्मा गांधी को ये फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, इस वजह से कांग्रेस छोड़ने के बाद अब सुभाष चंद्र बोस अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, जिसके तहत वो उस वक्त दुनिया की मेजर पावरफुल कंट्रीज जैसे कि रशिया, इटली, जर्मनी और जापान से भारत की एक्साइल गवर्नमेंट को, बोले तो वो गवर्नमेंट जो देश की है लेकिन देश के बाहर से रन करती है, जैसे कि तिब्बत की गवर्नमेंट जो कि आज की तारीख में भारत से रन करती है। सो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस का ये प्लान था कि भारत की एक्साइल गवर्नमेंट को इन तमाम कंट्रीज से मान्यता दिलवाते हुए भारत की खुद की एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाते हुए भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसकी आर्मी के ऊपर बाहर से आके सीधा हमला करना, ताकि भारत को आजाद कराया जा सके। लेकिन इस वाले प्लान में सुभाष चंद्र बोस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी खुद सुभाष चंद्र बोस जी की लोकेशन, क्योंकि वो तो कलकत्ता में थे और अगर इस तरीके के प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए तो इन तमाम कंट्रीज के लीडर से मिलना पड़ेगा ना, और वो तभी हो सकता था जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के इन देशों में जाएं। लेकिन क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस बात का शक था कि हो सकता है सुभाष चंद्र बोस अब किसी भी तरीके का कोई बड़ा कदम उठाएं, इस वजह से उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन सुभाष चंद्र बोस जी के घर के आसपास कंटिन्यूसली पहरा लगा रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ना सिर्फ बंगाल से एस्केप किया, बल्कि इसके बाद वो काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मदद के लिए जर्मनी और हिटलर कभी भी सुभाष चंद्र बोस जी की पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली वो मदद मांगने के लिए भारत से रशिया जाने के लिए निकले थे। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ साल 1942 में, यानी कि उस वक्त जब रशिया वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि स्टालिन हिटलर के साथ में नो अग्रेशन पैक्ट साइन कर चुका था और उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल हिटलर रशिया के ऊपर हमला करेगा। इस वजह से उस वक्त स्टालिन ब्रिटेन के साथ में भी किसी भी तरीके का पंगा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर हिटलर रशिया के ऊपर हमला करता है तो फिर सेकेंड फ्रंट पे तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही लड़ेंगे ना हिटलर से रशिया के लिए। सो इस वजह से उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने काबुल पहुंचने के बाद जब रशिया की एम्बेसी में जाके रशिया से मदद मांगी, तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की मदद करना तो दूर की बात, रशिया ने सुभाष चंद्र बोस को उनके ओरिजिनल नाम के बलबूते पे रशिया से होते हुए जर्मनी जाने के लिए ट्रांजिट वीजा देने तक से मना कर दिया। और इसी वजह से उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को इटली की मदद से इटली के पासपोर्ट और इटली के ही किसी नागरिक के नाम पे वाया रशिया होते हुए मदद के लिए हिटलर के पास जर्मनी जाना पड़ा। सो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास पहुंचे। और वैसे भी उस वक्त ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। सो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका, फ्रांस और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जब ब्रिटेन के साथ एज ए एलाई लड़ रही थी, तो ऐसे में उस वक्त वो तो भारत की मदद नहीं करती, मदद तो उनका दुश्मन ही करता, जो कि उस वक्त जर्मनी था। इस वजह से उस वक्त सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी जाना लॉजिकल भी था और सही भी। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच चुके थे, इस वजह से अब समय आ चुका था कि वो ना सिर्फ हिटलर से मिले, बल्कि भारत को आजाद कराने के लिए उससे मदद भी मांगे, जो कि उन्होंने मांगी भी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी पहुंचने के तकरीबन 1 साल बाद तक तो हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिला तक भी नहीं, और जब मिला तो उसने ये कहते हुए नेताजी की मदद करने से मना कर दिया कि भैया एक तो इंडिया जर्मनी से बहुत दूर है, सो जर्मन आर्मी वहां जाके लड़ेगी ही कैसे। एंड सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हिटलर, इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स, डिवाइडेड और बैकवर्ड सोसाइटी थी, जिसे जरूरी था कि कोई ना कोई मैनेज करे। ये बात उसने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की मदद करने से मना करते वक्त तो उनके मुंह पे बोला। लेकिन भारत को लेके अपने विचारों को हिटलर ने जब अपनी आत्मकथा यानी कि माइनक्राफ्ट में लिखा, तो उसमें उसने ये कहा कि भारत के ऊपर ब्रिटेन के लोगों का ये जो कब्जा था, उससे वो सचमुच बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके हिसाब से जूस, हिंदूस और इन तमाम लोगों को गाय, भेड़ों और गुलामों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि ब्रिटेन कर रहा था। सो हिटलर का भारत की मदद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा इंप्रेस था, इस वजह से हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को मदद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से जापान जाने के लिए जर्मनी की एक सबमरीन में जगह दी, जिसकी मदद से सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ जापान की कैपिटल यानी कि टोक्यो पहुंचे, बल्कि वहां पहुंच के सुभाष चंद्र बोस ने इस बात की घोषणा भी की कि वो भारत के ईस्टर्न प्रोविंस के ऊपर हमला करके सबसे पहले उसे ब्रिटिश रूल से आजाद कराने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्हें आर्मी की जरूरत लगती, जो कि अब उनके पास थी आजाद हिंद फौज के रूप में, जिसे बनाया गया था इससे तकरीबन 1 साल पहले, यानी कि साल 1942 में जापान के साथ कोलैबोरेशन करके। सो अब सुभाष चंद्र बोस के जापान पहुंचने के बाद इस आजाद हिंद फौज की कमान सुप्रीम कमांडर की पोजीशन के साथ न सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई, बल्कि जापान ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन तमाम भारतीय सैनिकों को भी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जिसे उसने युद्ध के दौरान कैप्चर किया था। इतना
इतना ही नहीं, इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई, जिसका न सिर्फ प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था बल्कि फॉरेन, डिफेंस और लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ खुद की करेंसी, बैंक, हॉस्पिटल और कोर्ट्स भी थे। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस हर चीज सोच समझ के और पूरी जवाबदारी के साथ प्लान कर चुके थे, ताकि जैसे ही भारत आजाद हो तो उस वक्त हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम पहले से रेडी हो। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस के पास आजाद हिंद फौज के रूप में न सिर्फ अपनी खुद की आर्मी थी, बल्कि उस आर्मी में भारत के वो तमाम लोग थे जो भारत की आजादी और सुभाष चंद्र बोस के लिए जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। और इसी वजह से अब वक्त आ चुका था कि सुभाष चंद्र बोस पूरी तैयारी के साथ ब्रिटेन के ऊपर भारत को आजाद कराने के मकसद से पहला हमला करें, जो कि उन्होंने किया भी। क्योंकि 19 मार्च 1944 का वो दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, जब भारत की अपनी खुद की पहली इंडिपेंडेंट आर्मी सुभाष चंद्र बोस की कमान में भारत को आजाद कराने के मकसद से बर्मा से होते हुए न सिर्फ भारत के अंदर घुसी, बल्कि अपनी मेहनत और आजादी के जज्बे के बलबूते पे सुभाष चंद्र बोस की इस आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा जैसे इलाकों को ब्रिटेन से आजाद कराते हुए अपने कब्जे में ले लिया। वैसे यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू शाहनवाज खान, जो कि आजाद हिंद फौज के एक मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफिसर थे, जिस वक्त आजाद हिंद फौज भारत में घुसी तो उस वक्त आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारत में घुसने से पहले न सिर्फ इस देश की धरती को चूमा, बल्कि लिटरली वो लोग रोए भी। भाई पिछले 4 मिनट से बोलते बोलते मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तो उन लोगों के इमोशंस तो किस लेवल पे होंगे उस वक्त हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद यानी कि साल 1945 में, क्योंकि जापान और जर्मनी दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आत्मसमर्पण कर चुके थे, इस वजह से अच्छी खासी शुरुआती बढ़त और जीत मिलने के बावजूद भी हथियार और मदद की बैकिंग खत्म होने की वजह से आजाद हिंद फौज को न सिर्फ अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ी, बल्कि अगस्त 1945 आते आते ब्रिटिश आर्मी ने आजाद हिंद फौज के तकरीबन 16,000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया। इतना ही नहीं, यही वो महीना और यही वो साल था जब सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर 2 के इस पूरे घटनाक्रम के बाद ताइवान की सिटी ट्रिपली से आगे की रणनीति बनाने के लिए प्लेन की मदद से जाने के लिए निकले, तो वहां सुभाष चंद्र बोस का प्लेन न सिर्फ क्रैश हो गया, बल्कि उस प्लेन क्रैश में नेताजी का निधन भी हो गया। हाँ, मैं जानता हूं कि नेताजी की मौत को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ऑफिशियल पोजीशन की बात कर, और इसी वजह से ऑफिशियल पोजीशन के हिसाब से उस प्लेन क्रैश के अंदर नेताजी का निधन हो चुका था। लेकिन एक्चुअली में नेताजी का निधन और ब्रिटेन द्वारा आजाद हिंद फौज के बंधक बनाए सैनिकों से किया गया घटिया व्यवहार ही था, जिसने उस वक्त इस पूरे के पूरे देश को यानी कि भारत को न सिर्फ यूनाइट किया, बल्कि इसकी वजह से उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी के अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत खड़ी हो गई। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, भारत में खड़ी हुई यही वो बगावत थी जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी न सिर्फ भारत से निकलने का फैसला लिया, बल्कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी भी मिली। जय हिंद, जय भारत।